वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। वीडियो तो लगभग रोज़ मैं बनाता हूं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिदृश्य पर अभी जो वीडियो मैंने बनाया है बहुत मेहनत से बनाया है और बड़ी जानकारी इकट्ठी करके बनाया है। आप सबसे मेरा निवेदन है, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, टिप्पणी भी बताइएगा। दुनिया आग के मुहाने पर है, बारूद के मुहाने पर है, खतरे के उस पॉइंट तक पहुंच गई जहां कुछ भी हो सकता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल जिस जगह पहुंचे हैं वहां दुनिया के सारे देश कहीं न कहीं इस युद्ध में प्रत्यक्ष कहीं अप्रत्यक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अभी 2-3 बड़ी बड़ी बातें मैं आपसे करूंगा और इसकी पूर्वा पर, इसकी भूमिका पर आप कहेंगे कि मैं ईरान को समझाइश दे रहा हूं। मैं ईरान को समझाइश दे रहा हूं क्योंकि ईरान जिस रास्ते पर चला है वो रास्ता जापान का रास्ता है। जापान भी आज से लगभग 80 साल पहले इसी रास्ते पर गया था और पूरी तरीके से बर्बाद होने के बाद में फिर वो अमेरिका की शरण में गया और अमेरिका ही उसकी रक्षा करने का दायित्व लिए हुए है। आपको ये जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा, जिस अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए, परमाणु बम गिराए, और जिसके बाद में जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, लाखों लोग मारे गए, अर्थव्यवस्था पूरी ढह गई, बेरोजगारी, भूखमरी चारों ओर फैल गई, देश बिल्कुल जीरो पर पहुंच गया आर्थिक दृष्टिकोण से। वहां से फिर अमेरिका ने ही अमेरिका के साथ ही जो बचे कुचे लोग थे, वहां की बची कुची सरकार थी, वो समर्पण करती है और समर्पण करके और 2 सितंबर 1945 को अमेरिका के शिप यार्ड पर, अमेरिका के समुद्रिक जहाज पर ही फिर जापान के जो उस समय के जो पदाधिकारी थे, राजनीतिक लोग थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए और अमेरिका के सामने दंडवत हो जाता है, समर्पित हो जाता है, सरेंडर कर देता है जापान। उससे पहले सब कुछ खत्म हो गया और फिर अगले 15 वर्षों तक 1960 में जाकर के और 15 साल देखिए, उसके बाद 15 साल देखते देखते निकले होंगे। उसके बाद में अपनी सामरिक रक्षा हेतु, अपनी सुरक्षा के लिए जापान खुद गिड़गिड़ाता है अमेरिका के सामने, जिस पर उस पर बम गिराया था। लेकिन 1945 में जब ध्वस्त हो गया और सारे उस पर अधिकार हो गया अमेरिका का, अमेरिका की पुलिस और अमेरिका का ही प्रशासन एक तरीके से वहां पर काम करना शुरू किया जापान में, और जापान के पुनर्निर्माण में फिर अमेरिका ही सहयोग करता है। 15 वर्षों में वहां पर जो ऑटो क्षेत्र है, टेक्निकल क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी है, विज्ञान अनुसंधान है, सब में अमेरिका ही सहयोग करता है जापान का। आपको जानकर के सुखद आश्चर्य भी होगा, पहले दुखद होगा फिर सुखद होगा। और फिर जापान की सरकार जैसी भी बनती है वो अमेरिका से कहती है कि हमारी रक्षा की जिम्मेदारी अब आपकी रही। तो 1960 में जो समझौता फिर एक और करता है जापान, जिसके तहत 1960 से लेकर के आज तक 2026 तक अभी तक सारी रक्षा की चिंता जापान की अमेरिका के पास में है और वो केवल अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भीतरी सुरक्षा के लिए जितनी सेना और सुरक्षा व्यवस्था चाहिए उतनी ही जापान का सुरक्षा बजट भी बहुत कम है और सारी चिंता उसने अमेरिका के उस पर डाल के रखी है। तो जापान की रक्षा करने की चिंता भी किसके पास में है? अमेरिका के पास में, उसी अमेरिका के पास में जिसने उस पर हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए। लेकिन अमेरिका ने बम गिराए क्यों? ऐसी स्थिति क्यों आ गई? आखिर वहां पर भी बहुत समझाया था, बार बार समझाया था। अमेरिका ने बार बार वार्निंग दी थी उसको, किसको? जापान को, कि आप ऐसा मत करो। जापान क्या कर रहा था? जापान की विस्तारवादी नीति थी, अलग अलग देशों पर आक्रमण करना और उसको कब्जे में ले लेना। मैं आपको सूची दे रहा हूं। उससे पहले, ये तो 1945 में हुआ ना, लेकिन उससे पहले 50 साल पहले से जापान क्या कर रहा था? जापान ने 1895 में ताइवान पर आक्रमण किया और ताइवान को अपने कब्जे में ले लिया। देखिए सिलसिला, देखिए। फिर कोरिया पर आक्रमण किया 1910 में, कोरिया को अपने कब्जे में ले लिया। फिर चीन के जो मंचूरिया क्षेत्र था उस पर 1931 में भी आक्रमण किया, 1937 में भी आक्रमण किया।
फिर वियतनाम, कंबोडिया, लाओस 1940 पर इन पर आक्रमण भी किया और कब्जा कर लिया। किसने? जापान ने। फिर थाईलैंड पर 1941 और 1941 में फिलीपींस और मलेशिया पर भी आक्रमण किया जापान ने, और जापान ने उनको कब्जे में ले लिया। फिर होते होते और हिम्मत खुली जापान की, और 1941 में इसने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। और पर्ल हार्बर दरअसल अमेरिका की रक्षा की में अनुबंधित था, अर्थात पर्ल हार्बर की रक्षा का जो कॉन्ट्रैक्ट था, अनुबंध था, वो अमेरिका के साथ में था। तो 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, उसमें शामिल हो गया अमेरिका। और अमेरिका ने पहले वार्निंग दी कि पर्ल हार्बर पर आक्रमण मत करो, हटा लो, ये नहीं करना है। लेकिन किसी भी कीमत पर जब वो नहीं माना तो 1941 में अमेरिका जापान के साथ में युद्ध में उतरता है, और उसके बाद में वो यहाँ भी तब भी जापान माना नहीं है। सिंगापुर, इंडोनेशिया 1942 में उन पर आक्रमण किया जापान ने, कब्जे में कर लिया। अंतोगत्वा देखते देखते 1945 आ गया। 1945 में पर्ल हार्बर को बचाने के लिए अमेरिका पहले वार्निंग देता है, जैसे अभी अमेरिका वार्निंग दे रहा है ईरान को, मान जाओ, परमाणु बम मत बनाओ, दुनिया नष्ट हो जाएगी। इजराइल के साथ ऐसा नहीं करना है, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखो, परमाणु बम मत बनाओ, क्योंकि परमाणु बम बनाने का मतलब यह है कि तुम दुनिया का संहार करोगे। बंदर के हाथ में उस्तरा चला जाएगा, जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा चला गया तो खुद को लहूलुहान कर लेगा। इस तरह अभी अमेरिका समझा रहा है, और आपको, लेकिन वो किसी कीमत ईरान मानने को तैयार नहीं, जैसे जापान उस समय मानने को तैयार नहीं था। युद्ध करना, कब्जा करना। अभी क्या कर रहा है ईरान के 3 परमाणु संयंत्र केंद्र है, नतांज, फोर्डो और इस्फहान। तीनों केंद्रों पर एक जगह यूरेनियम संवर्धन होता है, एक जगह निर्माण होता है, एक जगह टेक्निकल काम प्रयोग होते हैं। इन तीनों पर काम चल रहा है, और उसने अभी रूस से और अनुबंध कर लिया 8 और परमाणु केंद्र खोलने के लिए। और अभी जो विश्व की एजेंसी है IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की देखरेख करती है, उसका कहना है कि 10 परमाणु बम बना ले ऐसा संवर्धित शुद्ध यूरेनियम ईरान के पास प्राप्त हो गया। यानी वो अब परमाणु बम बनाने की स्थिति पर आ गया है, और यही अमेरिका नहीं चाहता है कि वो बनाए, क्योंकि वो बनाएगा तो पहला ही प्रयोग करेगा इजराइल के पास। यदि इजराइल के पास परमाणु बम है, उसके पास कहते हैं 80 से 90 परमाणु बम है, लेकिन वो उसके ऊपर चाहता तो एक दिन में डाल दे, लेकिन नहीं डाल रहा। इसलिए कहते हैं ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। आपके पास शक्ति हो तो उसको संभालना भी आना चाहिए। ईरान के पास में वो नहीं है। ईरान का तो अपने जो पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध निभा रहा है, सब कतर, आपके जितने भी आसपास के जितने भी देश हैं, सबके साथ तो उसकी दुश्मनी है, सबके साथ एक लाइन से दुश्मनी किए हुए। उसका जो अरागची जो अभी कह रहा है ना, अभी वो जो हॉर्मुज पर कह रहे बारूद अंदर है, हमने ये करके रखा है, यहाँ से जहाज नहीं निकलने देंगे, यही खुरापाते कर रहा था जापान। ऐसे ही काम कर रहा था जापान भी, लोगों का जीना, दुनिया के देशों का जीना हराम कर दिया था। यहां तक आ गया था, अंडमान निकोबार तक आ गया था, इधर तक आ गया था। तो अंतोगत्वा फिर वो परमाणु बम गिराया, सब कुछ नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, और आखिर अमेरिका के पास ही उसकी रक्षा के लिए और उसकी सभी वापस उसको निर्माण करने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कि सारा काम करने के लिए अमेरिका ने चिंता की। और ये मानना पड़ेगा अमेरिका का भी कि उसने जिम्मेदारी निभाई। ये तो मानना पड़ेगा इस मामले में अमेरिका एक जिम्मेदार राष्ट्र है। इस दृष्टिकोण से अभी भी लगातार ट्रंप को अपन पागल बोल रहे हैं, ट्रंप ऐसा, ट्रंप वैसा, लेकिन लगातार, क्योंकि वो सही कह रहा है। मेरी सहमति भाई इससे, भले भारत के दृष्टिकोण से हम ईरान से भी हमारे अच्छे रिश्ते, हमारे रूस से अच्छे रिश्ते। इधर क्या है, दुनिया भी 3 टुकड़ों में बटी हुई है। रूस के संबंध ईरान से बहुत अच्छे, कौन से दृष्टिकोण से? उसके संबंध है उसके टेक्निकल दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ईरान तक एकमात्र देश है अभी जो उधर जा रहा है, अमेरिका के खिलाफ जा रहा है। बाकी सब देश तो अमेरिका की शरण में ही है। अगर ईरान भी उसके साथ चला जाता है तो सामरिक दृष्टिकोण से रूस असुरक्षित हो जाता है। तो असुरक्षित से मतलब दुश्मन बहुत नजदीक आ जाता है। ठीक इस तरीके से चीन का आर्थिक संबंध उससे, किससे? ईरान से आर्थिक रिश्ता है, बाकी कोई रिश्ता नहीं है। इधर भारत न्यूट्रल है,
पाकिस्तान का होना नहीं होना, पाकिस्तान को तो संसार का सबसे यूँ कहना चाहिए कि जो दोगला राष्ट्र कहना चाहिए, आतंकवादी राष्ट्र कहना चाहिए तो पाकिस्तान है। तो वो कह रहा है हम मध्यस्थता करेंगे, जिसकी कोई खुद की औकात नहीं, वो मध्यस्थता करेगा ईरान और इजराइल के बीच में, बताइए, अमेरिका के बीच में। तो ये है। बाकी के जितने देश है वे न्यूट्रल हैं आपके। कोरिया भी, उत्तर कोरिया खासतौर से अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन दक्षिण कोरिया इधर है। ऐसे दुनिया अभी बटी हुई है। तो अभी के दृष्टिकोण से मेरा जो चिंता मुझे है, और आपसे भी निवेदन करूंगा, इस वीडियो को आप खूब शेयर कीजिएगा, कि हॉर्मुज़ में जिस तरीके से खुरापात कर रहा है। अभी तो एक और जो उसका कौन सा खारकू करके कोई एक जगह है, एक और खाड़ी है फारस की, वहां भी ईरान कह रहा है कि हम इधर से निकलने दोगे तो भी हम बारूदी सुरंगें बिछा देंगे। परिणाम क्या होगा? परिणाम शक्तिशाली राष्ट्र जिनके पास परमाणु बम रखे हुए हैं, लेकिन वो तुमको क्षमा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं माना, अर्थात अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका ये चाह रहा है कि आप परमाणु शक्ति या परमाणु बम बनाने का जो ये काम आपको नहीं करने देंगे, जो ये 10 परमाणु यूरेनियम जो संवर्धित आपके पास में, हम आपसे वापस ले लेंगे, यही समझौता करें, और भविष्य में आप परमाणु बम बनाने के दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ोगे। ये कौन कह रहा है? अमेरिका चाह रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। ठीक है, इजराइल भी ये कह रहा है। इजराइल के अस्तित्व का सवाल है। वो उसका ये कहना है कि अगर ईरान बम बना लेगा, परमाणु बम, तो पहले ही बम हमारे ऊपर डालेगा। वो उसकी जब वो अस्तित्व के लड़ रहा, वो शिया और सुन्नी दोनों उससे उसके दुश्मन है बेचारे से। तो सब लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। तो वो गाजा से लड़े कि इनके बाजा से लड़े। तो ये अभी स्थिति ऐसी है। लेकिन अभी मेरी दृष्टि में एक समालोचनात्मक दृष्टिकोण से हम बात करें तो ईरान इतनी बड़ी गलती कर रहा है, वही गलती जो जापान ने आज से 70 साल पहले की थी, और परिणाम ये हुआ कि वह बर्बाद हो गया। उसी बर्बादी के लगभग 80-90 साल पहले जो उसने गलती की थी जापान ने, और उसका परिणाम ये हुआ कि लाखों जापानियों को बेवक्त, बेसमय, बेमौत मरवा दिया। और आज भी कहते हैं कि नागासाकी और हिरोशिमा में कई बच्चे, किसी की आंख नहीं होती है तो किसी की नाक नहीं होती है तो कोई अंधा पैदा हो रहा है। ऐसे बच्चे अभी भी वहाँ पैदा हो रहे हैं। परमाणु, वो उस समय का 80 साल पहले का परमाणु बम बहुत कम शक्ति के रहे होंगे। अभी का अगर कुछ फोड़ा तो क्या होगा? ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अभी भी ये जो आरागची है ये नहीं मान रहे। खोमेनी तो ऊपर आसमान से देख रहे हैं, आयतुल्ला ऊपर चले गए, है ना, अली लारी जानी बड़े दहाड़ते थे, ऊपर चले गए, अमीर नजीर जावेदी ऊपर चले गए, और न जाने कितने नेता, कितने अधिकारी, कितने मिलिट्री फोर्स के लोग ईरान के ऊपर चले गए। लेकिन अभी भी जो बचे हैं वो नहीं मान रहे हैं। जो नहीं मानेंगे तो ठीक जापान ने नहीं माना था, और जो हुआ था दुष्परिणाम ईरान को भी वही भुगतना पड़ेंगे। दुख की बात यह है, ईरान के साथ दुनिया के न जाने कितने और राष्ट्र के लोग, और दुनिया न जाने किस मोड़ पर ये पहुंचेगी, ये फिर युद्ध भी कौन सा रूप ले लेगा, इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ईरान को कोई ये समझाए कि अपना यूरेनियम जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, अभी 9 परमाणु संपन्न, परमाणु शक्ति संपन्न, परमाणु बम जिनके पास में है, ऐसे राष्ट्र के पास है, लेकिन कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, प्रयोग करेगा भी नहीं। लेकिन ईरान ऐसा राष्ट्र है जो उसके पास में आ गया। अभी तो अमेरिका ने कहा कि ये एकमात्र इस्लामिक राष्ट्र है पाकिस्तान जिसके पास परमाणु बम है, लेकिन उस पर नियंत्रण है पाकिस्तान का, अमेरिका का। और लेकिन अमेरिका तब भी कह रहा है कि इसका कोई भरोसा नहीं, हमें खुद चिंता है इसके बमों से। तो ईरान जैसे राष्ट्र के पास में हो गया तो बाद में तो सब कुछ नष्ट ही होना है। इसलिए ये वहां तक पहुंच गया है। आपका क्या कहना है? आप भी आकलन कीजिएगा। वीडियो की मैंने मेहनत के साथ बनाया है, वीडियो ठीक लगा हो इसको शेयर कीजिएगा, अच्छे लोगों तक पहुंचाइएगा, उन लोगों तक भी पहुंचाइएगा जिनको इतिहास की जानकारी नहीं है। जापान को बड़ा ही निर्दोष समझते हैं, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा दिया, बहुत बुरा किया, लेकिन उससे पहले वहाँ के राजनीतिज्ञों ने कितनी हट धर्मिता की थी, ये भी जनता को पता चलना चाहिए। आने वाले 100 साल के बाद लोग ईरान के इतिहास को भी इसी तरह न पढ़े, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईरान को सद्बुद्धि आए, और अमेरिका भी वहाँ तक जाने से पहले बहुत सोचे, इजराइल भी वहाँ तक जाने से पहले बहुत सोचे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवे। हम तो भारतीय लोग हैं, हम तो सनातनी लोग हैं, पूरे संसार के, पूरे सृष्टि के जीव जंतुओं की रक्षा की चिंता करते हैं, पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं, भाईचारे प्रेम की बात करते हैं। लेकिन अगर राष्ट्र की रक्षा के निमित्त हमें गलत लोगों से भी भिड़ना पड़ता है तो हमारा राष्ट्र पहले भी भिड़ता रहा है। सदैव हम चेतना संपन्न होके और सावधानी से सजग होकर के, और जो दुश्मन राष्ट्र है और जो हमारे प्रिय राष्ट्र है और जो न्यूट्रल राष्ट्र है, तीनों को 3 भागों में विभाजित करके तीनों के लिए संदेश देना चाहते हैं, खुद जियो, दूसरों को भी जीने दो। भारत माता की जय।